जापान का वो दर्दनाक हादसा जब 520 लोगों की जान चली गई, जब एक जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई से आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पहाड़ी से जा टकराया, जब उड़ान भरने के महज 12 मिनट के अंदर 520 जिंदगियां मौत की जद में समा गईं। यह खौफनाक किस्सा है साल 1985 का, जब जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओसाका के लिए रवाना हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो साल था 1985, तारीख थी 12 अगस्त, दिन था सोमवार का। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है ओसाका के लिए शाम करीब 6 बजे, जिस फ्लाइट में तकरीबन 509 पैसेंजर्स थे और 15 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन ने शाम 6:12 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेन का टेक ऑफ ठीक हुआ था, पायलट बिल्कुल सही तरीके से उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के करीब 12 मिनट के अंदर अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आती है, मानो जैसे बम फटा हो। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी। उस समय फ्लाइट में 3 पायलट मौजूद थे। सबसे पहले कैप्टन मसामी ताकाहामा जो मुख्य पायलट थे, फिर 39 वर्ष के ऑफिसर युटाका सासेकियो जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए थे, जबकि 46 साल के फर्स्ट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा तकनीकी तौर पर कैप्टन की मदद करने के लिए थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ और इतनी खतरनाक आवाज़ आई कि जैसे बम फटा हो, तो तीनों पायलट चौंक गए। तभी उन्होंने सबसे पहले इंजन को चेक किया कि कहीं इंजन में कोई खराबी ना हुई हो। लेकिन जब इंजन चेक किया पायलट ने, तो इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा था, इंजन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। इतना समझ में आ गया था पायलट को कि गड़बड़ी कहीं और है, लेकिन इंजन में कुछ खराबी हुई नहीं है। अभी पायलट इसी चीज़ को चेक कर रहे थे कि हुआ क्या है, आवाज़ कैसी थी, कि अचानक से कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। कॉकपिट में अलार्म एयर डिकम्प्रेशन का था, मतलब अलार्म, वो डिकम्प्रेशन का जो अलार्म बज रहा था उससे ये पता चल रहा था कि प्लेन के अंदर हवा का जो दबाव है वो स्थिर नहीं है, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इसलिए वो अलार्म बजा था। दरअसल प्लेन के कैबिन के अंदर कहीं से तो हवा बाहर निकल रही थी, इसलिए प्लेन के अंदर हवा का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, दबाव कम था। फिर प्लेन में और भी दिक्कत आने लगी। इसके बाद प्लेन अनियंत्रित होने लगा, कभी लेफ्ट जाता तो कभी राइट, कभी ऊपर जाता कभी नीचे। इसलिए उन्होंने फ़ौरन पायलट्स ने इमरजेंसी घोषित करी और एटीसी टोक्यो को हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ आने के लिए कहा कि हम लोग हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्लेन के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, प्लेन के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो गई है। लेकिन जब तक एटीसी को ये बताते और हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ वो प्लेन लेके जाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन जो था वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इतनी ऊंचाई पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती, बहुत पतली और बहुत बारीक होती है। ऊपर से प्लेन के अंदर जितनी भी प्रेशराइज हवा थी वो तेज़ी से बाहर निकल रही थी, क्योंकि उसका जो हवा का लेवल था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क सिर्फ कुछ ही मिनट तक के लिए काम कर सकते थे, उसके बाद वो भी काम करना बंद कर देते। लाचार पायलट ने प्लेन को बचाने की बहुत कोशिश करी। वो कभी प्लेन ऊपर जाता तो कभी नीचे आ रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब बिल्कुल प्लेन जो था वो पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फिर अचानक से प्लेन एक पंछी की तरह, घायल पंछी की तरह आसमान से 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। एटीसी बार बार कहता रहा कि आप अपनी दिशा चेंज कीजिए, क्योंकि जिस एंगल पे आप गिर रहे हैं वहाँ आपको नीचे आने पे पहाड़ी मिलेगी और पहाड़ी से आपका प्लेन टकरा जाएगा, आपको अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। प्लेन एटीसी लगातार प्लेन के पायलटों को ये बोलता रहा कि उनकी पोजीशन चेंज करिए, लेकिन पायलट जो थे वो लाचार थे। पायलट बस यही कहते रहे कि प्लेन हमारी कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अभी पायलट और एटीसी के बीच में ये बात चल ही रही थी, ये बता ही रहे थे कि इतने में प्लेन 6:56 पर ये प्लेन उस पहाड़ से जा टकराया, जिसके बारे में एटीसी उनको लगातार आगाह कर रहा था कि आप अपनी पोजीशन चेंज कीजिए। हालांकि पायलट्स जो थे वो मजबूर थे, उनके कंट्रोल में नहीं था प्लेन जो पोजीशन चेंज करते, और वो प्लेन उस पहाड़ी से जा टकराया और पल भर के अंदर उस प्लेन के टुकड़े हो गए। लेकिन प्लेन के अंदर मौजूद हज़ारों लीटर गैलन फ्यूल जो था
वो आग में एकदम भभकने लगा और पूरा प्लेन देखते ही देखते आग के अंदर तब्दील हो गया। कुछ ही सेकंड्स में आग इतनी फैली कि जो लोग प्लेन क्रैश में बच गए थे वो आग से जलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। जैसे ही प्लेन टकराया, प्लेन फौरन ATC की रडार से जो था वो गायब हो गया था। मगर जहाँ ये हादसा हुआ था, जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ था, उससे कुछ दूरी पर US एयरफोर्स ने अपना एक बेस कैंप बनाया हुआ था। धमाके की जब आवाज़ US एयरफोर्स ने सुनी तो उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा घटनास्थल को चेक करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने रेस्क्यू टीम भी, उनकी जो थी रेस्क्यू टीम जो थी उसने भी मदद करने के लिए तैयार थी। वो भी उन्होंने बोला कि हम मदद करना चाहते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो ATC ने US एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को ये कहकर रोक दिया था कि यह हादसा टोक्यो में हुआ है, इसलिए आप इसमें दखलंदाजी ना करें। टोक्यो ATC ने रेस्क्यू के लिए पहले अपने हेलीकॉप्टर को वहां भेजा, लेकिन इस हादसे के करीब 20 मिनट के बाद उनका हेलीकॉप्टर उस हादसे की जगह जाता है, उस घटनास्थल को देखने जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को वो प्लेन मिलता ही नहीं है, वो घटनास्थल वाली जगह ही नहीं मिलती है। वो चक्कर लगा के वापस आ जाता है और ये कह देता है आके कि जितने भी मुसाफिर थे, जितने भी उस पर सवारियां सवार थीं, वो सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद रात भर कहते हैं कि टोक्यो ATC ने कोई भी रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं भेजी और सुबह होने तक का इंतज़ार वो लोग करते रहे। हालांकि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि घटनास्थल पर उस वक्त तक कई लोग जिंदा भी थे जो रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते रहे और सुबह होते हो, लेकिन वो इतने गंभीर रूप से घायल हो चुके थे कि वो सुबह होने तक का वेट नहीं कर पाए कि रेस्क्यू टीम आएगी, उनको बचाएगी, और उनकी मौत हो गई थी। और इस बात का खुलासा तब हुआ, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन लाशों का, जो प्लेन क्रैश में लोग मरे थे उनकी लाशों का जब पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें कई लाशों में ये चीज़ सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उनकी मौत रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ घंटे पहले हुई है। मतलब अगर सुबह उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया टोक्यो ATC ने, तो उसके कुछ घंटे पहले उनकी मौत हुई है। सोचिए अगर वो रात में ही US आर्मी की बात मान लेते और उस घटनास्थल पर US आर्मी की रेस्क्यू टीम के साथ अपनी रेस्क्यू टीम भेज देते तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कुल 4 लोगों को ही बचाया जा सका था और ये चारों की चारों महिलाएं थीं। बाकी इस हादसे में 524 लोगों में से 520 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वैसे मैं आपको बताऊं, इस हादसे में ATC की सबसे बड़ी लापरवाही थी। कई सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों उन्होंने US एयरफोर्स को वहां जाने से रोका जबकि उन्हें घटनास्थल की लोकेशन पहले से पता थी। क्यों टोक्यो ATC के हेलीकॉप्टर ने ढंग से लोकेशन को नहीं तलाशा, और क्यों सुबह होने तक हादसे के तकरीबन 14 घंटे बाद 14 घंटे का इंतज़ार किया गया रेस्क्यू के लिए टोक्यो ATC की तरफ से। खैर बाद में इस बात की जांच की गई तो आखिर ये प्लेन हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पीछे की वजह क्या थी, तो इन्वेस्टिगेशन टीम को बड़ी हैरान करने वाली बात उनके सामने आई। उनकी जांच में उनको पता चला कि इस प्लेन के अंदर 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका हुआ तो प्लेन में एक छेद हो गया था जिससे हवा बाहर जाने लगी, जब दूसरा धमाका तब हुआ जब प्लेन की टेल टूटकर अलग हो गई थी। जांच में पता लगा कि प्लेन की ढंग से मेंटेनेंस ही नहीं की गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम जांच के लिए मेंटेनेंस टीम के पास पहुंची तो उन्हें इस बात को पुख्ता करने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत उनके हाथ लगा। दरअसल इस हादसे से करीब 7 साल पहले इस प्लेन का एक बार और इस तरीके की दिक्कत इस प्लेन में आ चुकी थी। हालांकि उस वक्त जो पायलट थे उन्होंने बहुत सूझबूझ से और बहुत सही तरीके से सावधानी बरतते हुए प्लेन को लैंड करा दिया था और उसके बाद इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। लेकिन प्लेन में मेंटेनेंस के लिए भेज तो गया था, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने इसको रिपेयर तो किया लेकिन ढंग से नहीं किया। टेल के हिस्से में प्लेन के जो हवाई जहाज़ होता है उसकी जो टेल होती है, जो उसका पूंछ होती है, उसके अंदर 3 प्लेट्स लगती हैं, लेकिन इस प्लेन में 3 की जगह सिर्फ 2 ही प्लेट्स डाली गई थी और जो उसके जॉइंट्स थे उसको भी सही तरीके से नहीं जोड़ा गया था। और यही कारण था कि ये प्लेन उड़ान भरने के करीब 12 मिनट के अंदर औंधे मुंह एक पहाड़ी से जा टकराया और 520 लोगों की उड़ान भरने के 12 मिनट के अंदर मौत हो गई और सिर्फ 4 लोगों को ही इस प्लेन से बचाया जा सका। तो ये थी कहानी जापान एयरलाइन की फ़्लाइट 123 की क्रैश की।
इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।